आदरणीय गुरुजनों, गुणीजनों, रसिक जनों व प्यारे बच्चों, अमृत रत्न के छठे एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये छठा एपिसोड भी अपने आप में विशेष है क्योंकि हम लाल किले के प्रांगण से भारत पर्व 2023 के संस्कृति मंत्रालय के पेवेलियन से सीधा आपसे जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष महोदय CCRT डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे मुख्य अतिथि हैं हुसैनी बोरा साहब, जो CCRT के रिसर्चर हैं, CCRT के रिसर्च विंग से जुड़े हुए हैं, उदयपुर राजस्थान से आते हैं और अभी तक इस DDR प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपनी 40 कहानियाँ जो इन्होंने राजस्थान के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठी की हैं उनको भेज चुके हैं। और लगभग 15 से भी अधिक कहानियाँ इनकी जो भारत सरकार की वेबसाइट है www.amritmahotsav.nic.in उस पर अपलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने माननीय अध्यक्ष महोदय से, जो न केवल एक मंझे हुए कलाकार और उस्ताद गुरु हैं, बल्कि एक रिसर्चर, स्कॉलर, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और पिछले 35 वर्षों से भी अधिक का उनका अनुभव है। उन्होंने 60 से भी ज़्यादा जो नाटक हैं वो डायरेक्ट किए हैं। उनकी डायरेक्शन में बड़े बड़े नाटक जैसे कि क्रांति चक्र, जिसमें पूरा 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास दर्शाया गया है, वो भी हम लोग मंचन करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द CCRT में। 27 से अधिक छात्रों को उनके मार्गदर्शन में PhD करने का मौका मिला परफॉर्मिंग और विजुअल लिटरेरी आर्ट फॉर्म्स में। और D.Litt के थिएटर ड्रामा के सबसे पहले उपाधि प्राप्त प्रोफेसर हैं डॉक्टर इंदुरकर जी। सर, अभी आपके साथ हमने एक पूरा राउंड लिया इस भारत पर्व का, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहने के लिए, यही बताने के लिए आमंत्रित करता हूं कि क्या संदेश ये भारत पर्व के माध्यम से हमारी भारत सरकार दे पा रही है इस युवा वर्ग को, इस युवा जनरेशन को। मैं समझता हूं कि ये जो भारत पर्व, इसका जो आयोजन किया गया है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। हमारे देश के जो युवा वर्ग है उनको हमारे देश का आर्ट और कल्चर, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो, और जो एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, यह सांस्कृतिक धरोहर कितनी उज्जवल है, और यह उज्जवल धरोहर जो है इसको कला के माध्यम से बताने की जो कोशिश है, इससे हम समझते हैं कि जो युवा वर्ग है वो अपने देश की संस्कृति को जाने। जैसा कि अभी 26 जनवरी को जो झांकी बताई गई है, उसमें हमने देखा है कि अलग अलग प्रदेशों में के जो झांकियाँ थी, उससे हमको उस प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका ज्ञान हमको मिलता है। जिन कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया और जो झांकियाँ बनाई गई और झांकियों में जिन्होंने मार्गदर्शन किया, ये झांकियाँ अपने आप में इतनी खूबसूरत है और उसका जो प्रदर्शन हमको देखने को मिला वो इतना सुंदर है कि उसके कारण उसका जो परिणाम देखने वालों के मन में होता है, उसके कारण वो अभिभूत हो जाता है। तो ये झांकियाँ निकालने का या भारत पर्व जो हमने शुरू किया है, इसमें जो अलग अलग कहानियाँ हमारे पास में आई है, इन कहानियों को हम युवा वर्ग तक पहुँचाएंगे, उसका प्रकाशन करेंगे। इतना ही नहीं, तो जो कहानियाँ हमारे पास में आई है उसको ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाएंगे। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म से फिल्में यदि बनती है इसके ऊपर, तो ये घर घर में ये सारी फिल्में जा सकती है।
इससे हम जो काम करना चाहते हैं, जो भारत सरकार जो काम करना चाहती है, खास करके कल्चर को लेकर के, ये सारा कल्चर जो है ये पूरे देश में फैलना चाहिए। अपने सांस्कृतिक धरोहर के प्रति अभिमान युवा वर्ग में आना चाहिए। इन सारे उद्देश्यों को लेकर यह सब कार्य शुरू है। जी, इससे पहले कि मैं अपने इस लाइव टॉक शो के दूसरे मेहमान के पास आपको लेकर चलूं, मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये जो 6th एपिसोड है ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज हम नमन कर रहे हैं भारत माता के उस महान सपूत लाला लाजपत राय को, जिनका जन्म दिवस आज है। 28 जनवरी 1865 को जन्मे लाला लाजपत राय पंजाब में, और जो एक स्वतंत्रता आंदोलन का गरम दल माना जाता था, उसमें जो तिकड़ी थी लाल बाल पाल के माध्यम के नाम से जो मशहूर थी, उसको नेतृत्व दिया लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय न केवल एक ऑथर, एक फ्रीडम फाइटर, बल्कि एक बहुत बड़े मॉडर्न इंडिया के, मैं आर्किटेक्ट भी कहूँगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक और विजय लक्ष्मी बैंक जैसी शाखाएं उन्होंने बैंकों की स्थापित की। लाला लाजपत राय का एक ये भी योगदान है कि जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया तो उन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि साइमन कमीशन गो बैक, और ब्रिटिशर्स की लाठी खाते खाते ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और अपना बलिदान दिया इस देश की आज़ादी के लिए। सो ऐसे वीर सपूत को नमन करने के लिए आज का ये हम एपिसोड उन्हीं को डेडिकेटेड कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे रिसर्चर हैं CCRT के हुसैनी बोरा साहब, जो बहुत समय से CCRT के लिए एक कार्यशाला के दौरान जुड़ने के बाद से तुरंत बाद से हमारे लिए जो डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपॉजिटरी में हमारी कहानियाँ संकलित करने का कार्य है उसको कर रहे हैं, एक विशेष अनुभव रखते हैं। तो पहला जो हमारा सेगमेंट है हुसैनी बोरा साहब, वो ये है कि CCRT से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। CCRT से जुड़ाव मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप मुझे मिला जिसमें ये बताया गया कि 30 नवंबर को DDR की एक वर्कशॉप है, और मेरे मन में उत्सुकता जागृत हुई कि आखिर ये वर्कशॉप किस विषय को लेकर है, और मैं छुट्टी लेकर वर्कशॉप मैंने अटेंड किया और मुझे वहाँ ज्ञात हुआ कि ये वर्कशॉप जो है गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की स्टोरी लेखन पर आधारित है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, जिनका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में कहानी संकलन का कार्य करना है। और उसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको ये आइडेंटिफाइड करना है और किस तरह से उनसे सारी जानकारियाँ लेनी है और किस तरह से उसको राइट अप करना है कि कहानी रोचक होनी चाहिए, जो पढ़ने में अत्यंत रोचक लगे। अगर रोचक नहीं होगी तो कहानी का कोई मूल्य नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये कहानियाँ अंग्रेज़ी में भेजनी होगी, तो एक फॉर्मेट भी था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो उस कार्यशाला के इस तरह से DDR से मेरा जुड़ाव हुआ है। और सुबह से लेकर शाम तक वर्कशॉप थी। राहुल सर ने, ऋषि सर ने, नम्रता मैम ने, सब ने इस प्रोजेक्ट के बारे में अलग अलग तरह से एंगल से जानकारी दी। तो वर्कशॉप ख़त्म होते होते ही मैंने तय कर लिया था, उस वर्कशॉप के दौरान जो है शिवाजी मस्के का इंटरव्यू था। उसका ट्रांसलेशन किया अंग्रेज़ी में और फॉर्मेट में करके मैंने भेजा। ये मेरी पहली कहानी थी जी। और जैसा कि होता है कि हमें सफलता के सोपान तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखना होता है। तो
मुझे लग रहा था कि मैं इतने लोगों को कैसे ढूंढूंगा, ये बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन जैसे ही मैंने ये पहली स्टोरी भेजी और एक के बाद एक मैं लोगों से मिलता रहा, मेरे जो शोधार्थी हैं उनसे मैंने संपर्क किया, उन्होंने कोई मुझे सूचनाएं दी और फिर मैं उन स्वतंत्रता सेनानी से मिला और इस तरह ये कारवां बढ़ता गया और लगभग ये 40 तक मैं स्टोरी भेज चुका जी। हूँ और 12 से अधिक ये अपलोड भी हो चुकी हैं। ये मैं CCRT का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर दिया और उम्मीद करता हूँ कि इनका जो लक्ष्य है अधिक से अधिक स्टोरी वहाँ तक पहुँचे, अपलोड हों, मैं पूरा प्रयास करूँगा। एक चित्तौड़गढ़ से आपको विशेष सूची मिली और जिससे आपका वो जो छिपा हुआ खजाना था कहानियों का जी। आपके सामने आ गया जी, वो उसके बारे में जरा बताइए, कैसे आप उस खजाने उस सूची तक पहुंचे? जैसा कि मैंने बताया कि वो पहली कहानी मेरी रामचंद्र नंदवाना की थी और फिर मैंने वो पल्लव से पूछा कि आपके परिचय में और कोई हैं, तो उन्होंने कहा कि भवानी शंकर नंदवाना जी हैं चित्तौड़ में। तो मैं अगले ही दिन बस में बैठकर चित्तौड़ पहुंचा और उनके पुत्र से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो जानकारी वो हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। और इस तरह फिर मैंने और साथियों से भी जो एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था एविडेंस के लिए, तो मैंने कपासन फ़ोन किया तो वहाँ उनका नगर पालिका में कोई स्टेचू है तो वो उन्होंने भेजा। इस तरह से उस कहानी को मैंने लिखा। ये मेरी सेकंड कहानी थी और इस तरह से फिर मेरे कोई साथी MP के भी हैं, तो बद्रीदत्त भट्ट जी के बारे में और शांता भट्ट तिवारी के बारे में, चतुर्भुज भट्ट के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी और इस तरह से ये DDR के द्वारा मैं इस कहानी के इस यात्रा में चल पड़ा और अभी भी मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है, तो उदयपुर जाकर निश्चित तौर पर मैं उनको राइटअप करके है ना जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करूँगा। तो हुसैनी बोरा साहब, आप न केवल उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जहां से आप ताल्लुक रखते जी। हैं उसके बाहर की भी कहानियां एकत्रित कर रहे हैं, जी। चित्तौड़गढ़ भी गए, मध्य प्रदेश में भी आपके मित्र हैं, जहाँ जहाँ आपके पूरे भारतवर्ष में कांटेक्ट हैं, आप उनको इस कहानी के इस प्रोजेक्ट से जोड़ रहे हैं। तो हमारे पास एक वीडियो है आपकी जर्नी का, हम उस पर एक निगाह डाल लेते हैं किस प्रकार से आपने ये कार्य आरंभ किया। सो इनका वीडियो देखते हैं हम हुसैनी बोरा साहब का। ये हर जगह मुझे ठीक है। इसकी साउंड आ रही है, इसमें कोई म्यूजिक नहीं है क्या? साउंड, वीडियो में साउंड नहीं है क्या? साउंड खोलो भाई। देखा हमने अभी डॉक्टर
हुसैनी बोरा साहब का वीडियो, इस वीडियो को देखकर हमें लगता है कि इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे प्रमाण पत्र इन्होंने अर्जित किए हैं, लेकिन जितनी बार भी मैंने इनसे संपर्क किया, मैं इनके नज़दीक आया, तो मैंने पाया कि ये बहुत ही साइलेंट वर्कर हैं, अपना कार्य करने में विश्वास रखते हैं और बहुत ही लो प्रोफाइल के साथ इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। बहुत अच्छी कहानियाँ लिख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप आपके जो व्यवसाय, जो पेशा है, उसके बारे में बताएं, क्या विषय पढ़ाते हैं, और चूंकि ये थोड़ा इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश है, इसमें आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि कैसे पैदा हुई, उसके बारे में बताइए। हिस्ट्री में करने की रुचि थी, फिर परिस्थितियों के कारण मैंने हिंदी में एमए किया और एमए फाइनल मैंने जो है विश्वविद्यालय में चतुर्थ स्थान से उत्तीर्ण किया है और फिर मैंने राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर मैंने पीएचडी का अपना जो शोध कार्य था उषा नर्मदा के उपन्यासों पर मैंने प्रारंभ किया और इस तरह से 2000 से मैं अध्यापन कार्य में जुड़ा हूँ और विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन करते हुए, और मैं वर्तमान में भोपाल नोबल विश्वविद्यालय उदयपुर में हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर अध्यापनरत हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में तो वाक्य कहना चाहता हूँ। भोपाल नोबल विश्वविद्यालय उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह जी के नाम पर है। महाराणा भोपाल सिंह जी का जो अवदान है वह देश की राष्ट्रीय एकता में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर जब ये रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था, उस विलीनीकरण में उन्होंने सहयोग दिया और यह भोपाल सिंह जी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये संस्थान जो है 1923 में स्थापित हुई है और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के वर्ष में हमारी संस्थान जो है 100 वर्ष पूरे कर शताब्दी समारोह महोत्सव मना रही है। ये हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है और गर्व का विषय इसलिए भी है कि मैं इसी महाविद्यालय में अपनी 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा और विज्ञान स्नातक की परीक्षा भी इसी संस्थान से की है और इसी संस्थान में पढ़ाने का जो मुझे अवसर मिला है, मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर कम ही लोग को मिलते हैं कि वे जहाँ पढ़े हो वहीं पर उन्हें काम करने का अवसर मिले। जी, ये हुसैनी बोरा साहब बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, और जैसा आपने बताया कि आपका विद्यालय 100 वर्ष भी पूरे कर रहा है इस वर्ष, तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि इस विद्यालय का भी कुछ ना कुछ स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ाव रहा होगा। तो मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि एक कहानी आप स्वतंत्रता के संग्राम में आपके विद्यालय का क्या योगदान है उस पर भी करें, क्योंकि हमारी एक कैटेगरी है अनसंग हीरोज़ के बाद प्लेसेस एंड इवेंट्स, ऐसे स्थान और घटनाएं जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी हम कहानियां एकत्रित करते हैं। आपका पृष्ठभूमि देखकर लगता है आप साइंस के छात्र रहे, हिंदी का अध्यापन कर रहे हैं, इतिहास में आपकी रुचि है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, इनका भी जो शैक्षिक योग्यता है, अनुभव है, वो बहुत ही विस्तृत है, विस्तारित है, क्योंकि ये भी साइंस के स्टूडेंट रहे, साइंस के टीचर रहे, फिर अब परफॉर्मिंग विजुअल और लिटरेरी आर्ट तीनों में इनका कमांड है। इतिहास की बात करूं तो अभी मैंने देखा, जब हम बाहर झांकियां देख रहे थे, तो इतिहास में भी इनकी अच्छी खासी रुचि है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम इस तरह के विभिन्न विषयों पर काम करते हैं, पढ़ते हैं और एक नई ही विधा के साथ जुड़ते हैं, तो ये अपने आप में कैसा अनुभव, क्योंकि चूंकि आप एनसीईआरटी के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और उसका इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में सर थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखिए, अपने यहाँ पर 64 कलाओं का वर्णन किया गया है और जो डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग और स्कल्पचर है, इन्हें ललित कला कहा गया है। तो हर आर्ट फॉर्म जो है, इसका अपना एक स्वरूप है जी। जैसे कि यदि हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कहेंगे तो डांस, ड्रामा और म्यूजिक, इन कलाओं को परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा गया है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष परफॉर्मेंस होते रहता है उसी समय ऑडियंस उसको देखता है। इसका मतलब ये होता है
जो क्रिएशन हमारे सामने रंगमंच पर होते रहता है उसी समय ऑडियंस उसको एंजॉय करता है जी। इसलिए उसे परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा गया है। हाँ जी। लेकिन पेंटिंग और स्कल्पचर के बारे में ऐसा नहीं है। पेंटिंग और स्कल्पचर पूरा होने के बाद में उसे देखा जाता है, तो परफॉर्मेंस पूरा होने के बाद में उसका एप्रिसिएशन होता है, उसका रसग्रहण होता है जी। इसलिए ये कलाएं भिन्न हैं। उसमें भी डांस, ड्रामा, म्यूजिक भी भिन्न कलाएं हैं। भले ही वो परफॉर्मिंग आर्ट्स होगी, लेकिन हम म्यूजिक की बात कहेंगे तो म्यूजिक में बहुत शब्द नहीं रहते हो, तो वो उसमें शब्द न होने के कारण डांस में थोड़े से शब्द होते हैं, इसलिए थोड़ा स्वरूप बदल जाता है। और ड्रामा में तो बहुत सारे शब्द होते हैं, शब्दों के बिना ड्रामा होता नहीं है। शब्द होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती है, प्लॉट होते हैं, स्टोरी होती है, ये बहुत सारी बातें ड्रामा को लेकर के होती है। हम पेंटिंग की यदि बात कहेंगे तो ऐसा लगता है कि पेंटिंग में तो शब्द ही नहीं है, तो पेंटिंग की कौन सी भाषा है? तो कहते हैं कि पेंटिंग की भी अपनी एक सिंबॉलिक भाषा होती है, स्कल्पचर की भी अपनी एक भाषा होती है जी। तो ये जो अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग फॉर्म्स है आर्ट के, ये यदि हमको करना है तो इसका जो स्वरूप है, भिन्न स्वरूप, ये हमको जान लेना पड़ता है। इसी प्रकार से उनमें एक इंटरडिसिप्लिन भी होती है, इंटर एक्शन भी होती है उनमें। जैसे कि डांस, ड्रामा हम देखते हैं, ड्रामा और पोइट्री का भी संबंध है, पोइट्री और पेंटिंग का संबंध है जी। तो ये सारी जो कलाएं उनका एक दूसरे से संबंध है जी। तो एक और तो भिन्न है, लेकिन दूसरी ओर इनमें आपस में एक अंडरकरण भी है, और वो अंडरकरण दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो सारी कलाएं ये कम्युनिकेशन के लिए होती है, सारी कलाओं के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, और दूसरा ऐसा है कि सारी कलाएं हमें आनंद की प्राप्ति देती है जी, आनंद प्रदान करती है। तो दोनों बातों को लेकर यदि हम सोचेंगे तो एक और तो कम्युनिकेशन है, जो हमको कम्युनिकेट करना है, हम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, और दूसरे से सिर्फ पहुंचाते नहीं तो उसमें आनंद की भी प्राप्ति होती है। अब यदि आप इस दृष्टि से इस पर विचार करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हाँ, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स भी होंगे, फिर भी हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और हमने जो डिसाइड किया है कि इसके माध्यम से हमको कल्चर को आगे लेके जाना है, तो ये भी बात हम कर सकते हैं। जी जी। हुसैनी बोरा साहब, आपने 20 से भी अधिक आपकी कहानियां अपलोड हो चुकी हैं, 40 से भी अधिक कहानियां आप भेज चुके हैं। हमारे साथ आज आपने कुछ मेहमान भी आमंत्रित किए हैं जिन्होंने आपको कहानियों के संकलन में मदद भी की है। कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हीं कहानियों के बारे में हमें बताएं जिनके साथ जुड़े हुए मेहमान आज हमारे साथ ऑनलाइन हैं, उनका परिचय भी दें, और फिर हमें बताएं कि वो कहानी क्या थी और उसमें उनका योगदान क्या था। जैसा कि मैंने बताया कि ये दिख रहे हैं स्क्रीन पर, डॉक्टर पल्लव नंदवाना, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के सह आचार्य हैं। डॉक्टर पल्लव, आपका हृदय से अभिनंदन, वंदन, आपका स्वागत है हमारे इस 6th एपिसोड में अमृत रत्न के, जो हम लाल किले के प्रांगण से कर रहे हैं। पहली कहानी मेरी इन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुई। इनके नाना जी श्री रामचंद्र जी नंदवाना, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, और इन्होंने, इनके पास एक अखबार की कटिंग थी, तो उन्होंने बोला अभी हाल फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पास यही सामग्री है, अगर आप इसका उपयोग कर पाए। तो उन्होंने जो कटिंग भेजी, मुझे बहुत उसमें ये लगा कि इससे एक अच्छी स्टोरी बन सकती है। असल में वो एक आर्टिकल था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत उनसे और पर्सनली फ़ोन पर जानकारी लेकर उस स्टोरी को रोचक बनाने का प्रयास किया है। तो अभी डॉक्टर पल्लव से जानकारी लेते हैं उनके नाना जी रामचंद्र जी के योगदान की। जी धन्यवाद। पहले तो मैं सीसीआरटी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के, हमारे राजस्थान के और मेवाड़ के उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में काम करने का सोचा, जो जिन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अभी बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, या जिनको इतिहास में अभी पूरा स्थान नहीं मिल पाया है। तो मैं सबसे पहले तो सीसीआरटी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर हुसैनी बोरा जो मेरे मित्र हैं, मैंने और उन्होंने अरसे तक साथ काम किया है। हुसैनी जी ने जब मुझे इस योजना के बारे में बताया तो मैंने उन्हें यही कहा कि हमारे मेवाड़ संभाग में कपासन एक छोटा सा कस्बा है जो कि चित्तौड़ जिले के अंतर्गत आता है, और मैंने उन्हें बताया कि कपासन एक ऐसा कस्बा रहा है जहां फ्रीडम मूवमेंट के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की अच्छी खासी संख्या थी। उसका कारण ये था कि बेगू और बिजोलिया के महान किसान आंदोलन
जिस आंदोलन से महात्मा गांधी ने ये कहा था कि हमें भी, यानी कि महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों को इस आंदोलन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उस आंदोलन से दो बड़े स्वाधीनता सेनानी या बड़े क्रांतिकारी निकले थे। एक थे विजय सिंह पथिक, एक थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने बाद में अपना ठिकाना कपासन बना लिया था। कपासन में जब उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया तो वहां उनके संपर्क में बहुत सारे लोग आए, जिनमें से एक मेरे नाना जी भी थे, जिनका नाम रामचंद्र नंदवाना, जिनके बारे में डॉक्टर बोरा ने स्टोरी की है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे नाना जी रामचंद्र नंदवाना माणिक्यलाल वर्मा जी के अत्यंत निकट सहयोगी रहे। उन्होंने आंदोलन के दौरान वर्मा जी के पीए का काम किया और बाद में वहां कपासन में खादी की गतिविधियों की शुरुआत करने के साथ साथ नंदवाना जी का कार्यक्षेत्र राजस्थान के अनेक जिलों में भी रहा। कपासन में मोटे तौर पर यह रहा उस दौर में कि फ्रीडम मूवमेंट, खास तौर पर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, यानी कि 38 में मेरे नाना जी पहली बार गिरफ्तार हुए थे और 38 से 42 तक चित्तौड़, कपासन, उदयपुर, और 42 में तो कपासन भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। संभवतः इसका एक कारण यह था कि कपासन मेवाड़ राज्य के खालसा प्रणाली के अंतर्गत आता था, यानी कि जहां सीधे सीधे महाराणा की सेना या महाराणा के कारिंदों का दखल नहीं होता था और वहां अंग्रेजों का भी उस तरह से दखल नहीं होता था। किंचित थोड़ा सा कुछ वहां एक विशेष व्यवस्था थी। संभवतः इसी से मिलती जुलती व्यवस्था अजमेर में भी थी, जिसकी वजह से अजमेर में बहुत सारे क्रांतिकारियों और स्वाधीनता सेनानियों का अजमेर केंद्र बना, वहां से अखबार भी निकले। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस मौके पर जब आप लाल किले के प्रांगण से इस एपिसोड को प्रसारित कर रहे हैं, तब मैं अपने सारे श्रोताओं, दर्शकों और सीसीआरटी से जुड़ने वाले सभी लाभ लेने वाले सभी हमारी नई पीढ़ी के नौजवानों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे देश के इस महान स्वाधीनता आंदोलन के उन बड़े से बड़े स्वाधीनता सेनानियों और छोटे से छोटे गुमनाम रह गए क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, सबके बारे में जाने, ताकि हम अपने देश का इतिहास और हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश के आंदोलनों को सिलसिलेवार और गहराई से और गंभीरता से जान सकें। मैं फिर से का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पल्लव जी। और मैं तो चाहूँगा जिस प्रकार से आपने अपने नाना जी की स्मृति को संजो कर रखा, और जैसे ही आपको एक पहला मौका मिला हुसैनी बोरा जी के माध्यम से कि उसको आपने जन जन तक पहुंचाया, हमारे सभी दर्शक, सभी श्रोता, अगर उनके पास भी कोई भी ऐसी कहानी है, कोई भी ऐसी सूचना है, जानकारी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से लेकर 1947 तक की कोई भी जुड़ी हुई घटना, प्लेसेस, इवेंट्स, कोई भी अनसंग हीरोज, हिडन ट्रेजर्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज या आर्ट ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ भी सबूत है जिसको आप चाहते हैं कि वो जो दोबारा से ये इतिहास लिखा जा रहा है भारत का, उसमें आप चाहते हैं उसको जगह मिले, उसको उसका उचित सम्मान मिले, तो जो हमारी एक ईमेल है acam-ccrt@gov.in, उस पर आप तुरंत भेजिए और हमारे जो टीम है वो आपको संपर्क करेगी और आपसे उस जानकारी को और पुख्ता रूप से प्राप्त करेगी। तो बोरा साहब, हम चलते हैं हमारे दूसरे जो आपने आमंत्रित किए हैं उनके पास, जो हमारे अतिथि हैं, उनका परिचय दीजिए कृपया। हाँ, ये हैं श्री लक्ष्मण सिंह कर्णावट। ये राजसमंद के रहने वाले हैं। ये व्यवसायी हैं और ख़ास तौर से जैन समाज और दूसरे सामाजिक सरोकारों से लगातार जुड़े हुए हैं और समाज के लिए जितना भी उनसे हो सकता है उसके लिए वे प्रयत्नशील हैं। इनके काका श्री देवेंद्र कर्णावट जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इनकी स्टोरी अभी मैं राइटिंग में है मेरी, तो मैंने इनसे संपर्क किया कि आप जुड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने हाँ भरी है, तो आज हमारे बीच हैं। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह कर्णावत जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने इस अमृत रत्न के 6th एपिसोड में। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप अपना वीडियो और ऑडियो दोनों चालू कर लें, अपने को अनम्यूट कर लें।
जी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह कर्नावत जी, हम आपको देख पा रहे हैं। आपका स्वागत है सर हमारे इस अमृत रत्न के 6th एपिसोड में, जो हम लाल किले के प्रांगण से कर रहे हैं। बोरा साहब, आप बताइए, जो ये कहानी जो आप जिस पे कार्य कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर कर्नावत का क्या योगदान है? इन्होंने क्या जानकारी आपको उपलब्ध कराई? कर्नावत जी ने स्वयं अपने अंकल के बारे में जानकारी दी और मैंने इनसे ये कहा कि मैं इस अनसंग हीरोज़ पे कार्य कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे राजमहल में बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं और मैं निश्चित रूप से आपका सहयोग करूँगा। और इन्होंने तो एक लेटर भी बनाया और इसके अलावा जो जो उनको जानकारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने फॉर्मेट भी बनाया और उन्होंने अपने साथियों के बीच में ये प्रेषित किया और उनसे ये आग्रह किया कि हमारे मित्र बोहरा जी जो है ये कार्य कर रहे हैं और आप जितनी संभव जानकारी हो हम तक भिजवाएं। और उन्होंने पूरा सहयोग किया है, वो अभी भी कार्य जारी है। और राहुल से उनके ही निवेदन पर मनोहर निष्कलंक जी के जो पोते हैं उन्होंने मुझे एक स्टोरी भेजी है और नादवारा से भी नरेंद्र पाल सिंह के जो पुत्र हैं भगवान जी, उन्होंने भी मुझे स्टोरी भेजी है। और उन्होंने कहा कि उनके और रिलेटिव है रतन लाल जी कर्नावत, वो उनकी भी सामग्री जो है वो यथाशीघ्र मुझे प्रेषित करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। राजसमंद में और भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो मैंने अपने मित्रों से संपर्क कर उनसे संपर्क साधा है और व्हाट्सएप पर जितनी भी सामग्री है, एविडेंस हैं, उनके फ़ोटोज़ हैं, वो मैंने कलेक्ट किए हैं। और निश्चित रूप से ये धीरे 1 by 1 ये सारी चीज़ें जो हैं मैं स्टोरी बनाकर अपलोड करता रहूँगा। और मेरा ज़्यादा फोकस जो है उदयपुर ज़िले के बाहर के लोगों पर है और मैंने ये बाहर के ज़िले इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद उदयपुर के जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वे शायद इस पर काम कर रहे होंगे और रिपीटेशन ना हो, इसीलिए मैंने ये राजसमंद, चित्तौड़, कपासन, ये आदि क्षेत्रों को मैंने चुना है जी। और मुझे इसमें सफलता भी मिली है और बहुत सारी जानकारियाँ अभी निरंतर मुझे उपलब्ध करवा रहे हैं और मैं उसे पूरा करके निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को मैं अच्छे से अंजाम दूँगा। जी हुसैनी बोरा साहब, हम अपने इस सेगमेंट पर फिर से वापस आएंगे जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने उन फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली मेंबर्स से और उन कंट्रीब्यूटर से जिन्होंने आपको ये कहानियाँ संकलित करने में योगदान दिया है। और अब मैं जो एक तीसरा सेगमेंट है हमारे इस अमृत रत्न सीरीज़ का, उसकी तरफ लेकर चलता हूँ कला परिक्रमा। और आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है ये सूचित करते हुए कि 2 हमारे बहुत ही होनहार छात्रवृत्ति धारक राहुल वार्ष्णेय और मृदुला नायक हमारे साथ हैं, जिनको ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में CCRT से, भारत सरकार के माध्यम से, संस्कृति विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। और आज ये एक देशभक्ति के थीम पर एक युवाओं में जज्बा जगाने के लिए एक प्रस्तुति देने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि करतल ध्वनि से हमारे सभी दर्शक, सभी श्रोता उनका स्वागत करें, राहुल वार्ष्णेय और मृदुला नायक। चूँकि हुसैनी बोरा साहब, हमारा ये सेगमेंट है कला परिक्रमा का और अभी जो हमारे होनहार छात्रवृत्ति धारक रहे हैं राहुल वार्ष्णेय और मृदुला नायक जी, उनको थोड़ा सा हम तैयारी के लिए और समय देना चाहेंगे। आपके जो मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर परेश द्विवेदी जी, वो खुद भी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं चाहूँगा कि हम उनको तब तक जोड़ लेते हैं और उनके द्वारा रचित या वो किसी गीत को सुनाना चाहते हैं तो उस गीत का हम रसास्वादन करें। सो आप आमंत्रित करें डॉक्टर परेश द्विवेदी जी को। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना माइक जो है उसको अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो ऑन कर लें। डॉक्टर परेश द्विवेदी जी। जी द्विवेदी जी, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड में अमृत रत्न के, जो हम सीधे लाल किले के प्रांगण से आयोजित कर रहे हैं। नमस्कार।
आज क्या सुनाने वाले हैं आप, हमें जरा उसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले इस मंच के माध्यम से आप सबका आभार और विशेष रूप से हुसैनी बोरा साहब का कि मुझे इस एक गाने के लिए मुझे उनके द्वारा कहा गया और मैंने सहज रूप में से स्वीकार कर लिया। और मैं मन्ना डे साहब का एक सॉन्ग है मेरे प्यारे वतन, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अनुमति हो जी तो मैं अपना सेटअप तैयार करूं सर। आराम कीजिए द्विवेदी साहब। जी साहब जो है रविशंकर जी के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, श्री रविशंकर जी हमें बता रहे हैं साहब कि प्रकाश द्विवेदी वो गुरु श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम से भी जुड़े रहे हैं और आर्ट ऑफ लिविंग जो उनका ग्रुप है उसमें भी उनका काफ़ी बहुमूल्य योगदान रहता है। तो द्विवेदी साहब क्या सुनाना चाह रहे हैं आज, आप हमें क्या सुना रहे हैं? सर मेरे मन्ना डे साहब का लगा हुआ एक गाना है जी, वो आपके समझ प्रस्तुत करूंगा। ये मेरे प्यारे होते। स्वागत है जी, स्वागत है। सुनाई दे रहा है सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। Bluetooth connected. आज लग रहा है कुछ तकनीकी समस्याएं ज़्यादा ही हैं, तो परेश जी जब तक अपनी तकनीकी समस्या को और हमारे स्टूडियो के टेक्निकल टीम रूट्स टू रूट्स जो स्टूडियो की टेक्निकल टीम है वो अपनी इस तकनीकी बाधा को दूर करे, तब तक क्या हम लोग जा सकते हैं हमारे राहुल वार्ष्णेय और मृदुला नायक जी के पास। Bluetooth connected. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Bluetooth disconnected. सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग सौरागिनियों से सजा तो आप रिहर्सल नहीं करते क्या आप लोग? मैं तो सिद्धार्थ, मुझे कुछ नहीं पता है। यू आर कल्चरल पर्सन, मैंने कहा ना तेरे आके जो रिहर्सल कराओ इसके बाद गीत है ये एक कभी नहीं राग है हर अनोखा राग
बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अपने इन दोनों होनहार सीसीआरटी के छात्रवृत्ति धारकों को, राहुल वार्ष्णेय और मृदुला नायक जी को। मैं ये चाहूँगा कि सभी युवा इनसे प्रेरणा लें और देखिए किस तरह से इन्होंने उड़ीसी नृत्य, जो एक हमारी पारंपरिक परफॉर्मिंग आर्ट है, प्रदर्शनकारी कला है, उसके माध्यम से भारत का संदेश, देशभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। मैं इसी मौके पर सभी कलाकारों से अपील करना चाहूँगा, जो हमारी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है, कि वो भी हमारे इस माध्यम से, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी के माध्यम से जुड़ें और कला का क्या योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, उस पर हमें सूचना एकत्रित कर कर, संकलित कर कर भेजें। हमारी जो ईमेल है वो acam-ccrt@gov.in है। मैं चाहूँगा अगर हुसैनी बोरा साहब, आपके जो मित्र हैं परेश द्विवेदी जी, वो अगर जुड़ गए हैं हमसे और वो तैयार हैं, तो उनका भी गीत हम लगे हाथों सुन लेते हैं। परेश द्विवेदी जी, आप अपने को अनम्यूट करें, आप अपना माइक ऑन करें, अनम्यूट करें और अपना गीत आरंभ करें। परेश द्विवेदी जी, ऑल द वे फ्रॉम उदयपुर, स्वागत है सर। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, मैं उम्मीद करता हूँ इस मंच के माध्यम से आप सबको सर आवाज आ रही है ना? आ रही आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप शुरू कीजिए, आरंभ कीजिए आप। हाँ सर, हेलो। लगता है आज ये तकनीकी कमियों और खराबियों का दिन है, टेक्निकल ग्लिचेस का दिन है। तो कला परिक्रमा का सेगमेंट हम यहीं समाप्त करते हैं। और सर, मैं अपना अगला प्रश्न आपसे ही पूछना चाहूँगा। आप तो 60 से भी अधिक जो नाटकों का मंचन कर चुके हैं और कोरोना के समय में तो सब कुछ ऑफलाइन भी ऑनलाइन हो गया। ये जिस तरह की आज हम ये टेक्निकल ग्लिचेस फेस कर रहे हैं हमारे ऑडियो में, इसके बारे में आप बताएं। कभी आपको जो बड़े बड़े मंचन आप करते हैं, कभी ऐसा प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ती है क्या? या फिर अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो तो उसका क्या समाधान हो सकता है? संक्षिप्त में जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। प्रश्न थोड़ा कठिन है, जटिल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो आज हुआ उस पर हम हमारे थोड़ा सा दर्शकों को भी बताएं कि किस तरह की तैयारी हम रखें। और आपकी तो आवाज़ माशाअल्लाह हमने कल सुनी थी सर। अगर आपको कोई याद आ रहा है, कोई अच्छा गीत या कोई अच्छा डायलॉग जो देशभक्ति से ओतप्रोत हो, या आपके क्रांति चक्र जो आपका एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है 1857 से 1947 के स्वतंत्रता संग्राम पर, उसका कोई डायलॉग या उसका कोई गीत आप गुनगुनाना चाहें तो आपका स्वागत है सर। जी
जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी कभी गलती कर देते हैं, लेकिन जी उसको की जा सकती है। जी जी हमारे से यदि कुछ गलती हुई है जी तो तुरंत और दुरुस्त हो जाती है। जी वहीं से यदि टेक्निकल प्रॉब्लम होगा इंस्ट्रूमेंट से, तो वो निकालना बड़ा मुश्किल होगा और सबको दुरुस्त हो जाएगा। जी अब ऐसा है कि जैसे कि बड़े पार्टी करता है, आईटी पार्टी को करता है, तो ये पूरा टेक्निकल आपके पर आधारित होता है, क्योंकि इसके साउंड रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग का जो होता है उसको कोई अभिनय करना पड़ता है, तो उसकी प्रैक्टिस होती है, रोज को रहती है। जी अब वो रिएक्शन की बराबर ढंग से नहीं हुई होती है, लेकिन यदि बराबर ढंग से नहीं हुई और कोई कलाकार यदि नया है तो फिर आवाज़ एक हो जाती है, उसका अभिनय मुश्किल हो जाता है। जी जी तो वो बस जी जी उसको वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इसीलिए उसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी वैसा अभिनय करना तो बहुत ईजी है, हम्म, किसी की आवाज़ है उसके ऊपर में हम लोग अभिनय करते हैं, जी उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, वो जी कभी कभी हो जाता है सारा समय। हम्म, इतना ही नहीं तो उसका अभिनय नहीं, हम्म, बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर को लाइट लेके भी आ जाती है, जैसा स्टेज के ऊपर में राइटिंग होती है, जी लाइटिंग वाला अपने जो पोजीशन होती है लाइट को फिक्स करके चला जाता है जी और वो ऑपरेट करते रहता है। अब ये जो कलाकार है उसको यदि लाइट लेने की आदत नहीं होगी, लाइट यदि बराबर लेता नहीं होगा, लाइट लेना पड़ता है, इसकी जो प्रैक्टिस लगती है इसका तो टेक्निक होता है। अब ये टेक्निक यदि कलाकार को मालूम नहीं होगा तो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है एक्टिंग करते करते। जी जी लाइट वाला क्या करेगा उसके लिए, तो लाइट वाला कुछ नहीं कर सकता, उसका तो स्पॉट वहीं पे लगा हुआ है जी और ये एक्टर स्पॉट आगे चला जाता है। जी तो जो अनालिटिक आर्टिस्ट होते हैं वो साधारणतः ऐसी गलती करते हैं, इसी को प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, जी तो बराबर कैलकुलेटेड कहाँ से लिमिट लेनी है उसकी लिमिट लेते हैं। जी तो ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, जी लेकिन फिर भी किसी भी कलाकार को बहुत जल्दी एडजस्ट करके आना चाहिए। जी जी कोई प्रॉब्लम भी आता है, कोई साउंड का प्रॉब्लम है, जी कभी कोई वायरलिटी का प्रॉब्लम है, ऐसे समय में उसके उसमें एडजस्ट करना चाहिए और बात बनती रहनी चाहिए, बात बंद नहीं होनी चाहिए, जी 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 उसको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जी बाकी नॉर्मली रहता है। जी जी जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारा डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी प्रोजेक्ट है, इस पर कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सीसीआरटी का जिला स्रोत व्यक्ति हो, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हो, या ट्रेन टीचर हो, या फिर यहाँ का कोई स्कॉलरशिप होल्डर या फेलो हो। उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे हुसैनी बोरा साहब, जो अखबारों में पढ़ते थे सीसीआरटी के बारे में, और फिर एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से इनको न्योता आया, इनको आमंत्रण आया हमारी डीडीआर की वर्कशॉप का। और हालांकि ये अध्यापक हैं, लेकिन अभी तक ये सीसीआरटी का कोई प्रशिक्षण डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर जुड़ने के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 40 कहानियाँ, और न केवल अपने उदयपुर के ज़िले से बल्कि अन्य ज़िलों से भी कहानियाँ एकत्रित करना, और अन्य प्रदेशों से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इनके मित्र हैं, वहाँ से भी ये कहानियाँ एकत्रित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक संदेश है, एक मैसेज है, जो हुसैनी बोरा जी अपने व्यक्तित्व, अपनी लगन, अपने कर्तव्य निष्ठा से दे रहे हैं। फिर भी मैं इनको आमंत्रित करूंगा, हुसैनी बोरा जी, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, इंस्पिरेशन टू अदर्स। किस तरह से आप आह्वान करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, और जो आपके दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो आपके संपर्क में हैं, कि वो आगे आएँ और डीडीआर प्रोजेक्ट में, मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा यज्ञ है, अनुष्ठान है भारत सरकार का, संस्कृति मंत्रालय का, उसमें आप आहुति दें। तो आप अपने शब्दों में किस तरह से आप वो अपील करना चाहेंगे, आपका आमंत्रण है। मैं खास तौर से युवाओं को कहना चाहूँगा कि संस्कृति मंत्रालय का ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, यह केवल मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है, जी ये प्रत्येक भारतीय का कार्यक्रम है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय अपने जान की, परिवार की परवाह किए बिना देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है, तो ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का जो एक लक्ष्य संस्कृति मंत्रालय ने लिया है, इस लक्ष्य में हमको जुड़ना चाहिए और
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एक स्टोरी आप लिखना शुरू करें, और जिस तरह मैं 40 तक पहुँचा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप 40 से और ज़्यादा लगभग 400 तक पहुँचे, लेकिन हमको ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि हम एक स्टोरी की तलाश करें, क्योंकि जब तक हम कोई कार्य को मन में तय करके नहीं करेंगे तब तक तो कोई भी स्टोरी नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने उस कार्यशाला में ये तय कर लिया था कि मेरे मित्र हैं और जिनसे मुझे घर जाकर संपर्क करना है, तो मैंने संपर्क किया, उनसे कहा और के बारे में बताया, फिर उन्होंने और के बारे में बताया, फिर जिनसे मिला उनसे कहा औरों के बारे में बताया। तो इस तरह से ये जो कहानी लेखन का कार्य है वो निरंतर बढ़ा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो देश के लिए हमारे पर ऋण है, उस ऋण से उऋण होने का ये हमारे पास इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है। उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बारे में आम लोगों को देश के लोगों तक ही नहीं अपितु विश्व के लोगों तक हम उन अनसंग हीरोज़ की स्टोरीज़ को प्रकाशित कर सकें, उनके लिए पठनीय बना सकें, ताकि वे सहजता से उसे पढ़ सकें और उनसे प्रेरित होकर देश के विकास के लिए और प्रधानमंत्री का जो सपना है भारत राष्ट्र को विश्व का नंबर 1 राष्ट्र बनाने का, हम उसमें बहुत अधिक तो नहीं, एक किंचित मात्र भी यदि योगदान कर पाए तो यह हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और युवाओं को इसी प्रेरणा के साथ इस संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। और अगर ज़्यादा जानकारी आप उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये प्रत्येक भारतीय का कार्य है, ऐसा नहीं है कि जो इससे जुड़े हैं वही लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। और संस्कृति मंत्रालय इसके लिए जो प्रोत्साहन दे रही है, जो हमें सम्मान दे रही है, ये सम्मान ही सबसे बड़ी बात है। और मैं आज इस मंच तक पहुंचा हूं, इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए और नहीं हो सकता है। यह मेरे शहर के लिए, मेरे राज्य के लिए अत्यंत ही गौरव और सम्मान का विषय है कि CCRT ने DDR के माध्यम से मुझे मेरे कार्य को उन्होंने मूल्यांकित किया है, उस कार्य का सम्मान किया है। और मुझे आज इस मंच पर CCRT के अध्यक्ष महोदय के साथ, CCRT के डायरेक्टर महोदय के साथ मुझे बातचीत करने का अवसर दिया है और मैं आम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं, इसका अवसर दिया है। और मैंने जो अनुभव इस स्टोरी लेखन के दौरान प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों को आपके साथ साझा करने का अवसर दिया है। मैं तहे दिल से सभी का शुक्रगुजार हूँ। उदयपुर के CCRT केंद्र का भी मैं ओम प्रकाश जी का, दिल्ली के ऋषि वशिष्ठ जी का, माननीय अध्यक्ष महोदय का, नम्रता जी, राहुल जी और देव तनेजा जी, जो निरंतर मुझे स्टोरी लेखन के बारे में मेरी जो कमियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि अभी भी बहुत कमियां हैं, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ जुड़ें और कहानियों को और अधिक बेहतर ढंग से लिखकर हमें भेजें। यह आपका जो ये कंट्रीब्यूशन है ये हमेशा चिर स्थायी रहेगा, ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो मैं युवाओं से और भारतीय जन से कहना चाहूँगा कि उनके पास यदि आसपास की स्टोरी हो तो ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें पूरा सहयोग करके अपने दूसरे कामों को छोड़कर उन्हें ये सामग्री जो है उन्हें उपलब्ध करवाएं, ताकि हम सरकार के इस मिशन को, इस लक्ष्य को हम तय समय पर पा सकें और सरकार का जो ये लक्ष्य है यह निश्चित ही प्राप्त होगा, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। हुसैनी बोरा जी, हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि ये जो हमारा 6th एपिसोड है अमृत रत्न का, आज हमने इसको समर्पित किया है लाला लाजपत राय जी की स्मृति को, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। 28 जनवरी को 1865 में उनका जन्म पंजाब में हुआ था। उनका एक अनमोल वचन है जो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत सुंदर मैसेज है। उन्होंने कहा, अतीत को देखते रहना व्यर्थ है, अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य ना किया जाए। हम हमेशा कहते हैं हमारा एक बड़ा ग्लोरियस पास्ट रहा है, हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश बहुत ही एक बेहतरीन स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रहा है। लेकिन अगर हम उस अतीत के निर्माण के लिए, उस अतीत को यंग जनरेशन तक पहुंचाने के लिए कोई कार्य न करें तो वो सब व्यर्थ है। आई थिंक यही एक मैसेज है जिसके साथ मैं ये 6th जो एपिसोड है उसको मैं समाप्त करना चाहूँगा।
और अपने देखने सुनने वाले सभी श्रोताओं दर्शकों से एक बार पुनः ये अपील करना चाहूँगा कि आप CCRT की जो वेबसाइट है www.ccrtindia.gov.in, आप इस वेबसाइट पर जाइए। आपको डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी पर पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब तक की जो कहानियां अपलोडेड हुई हैं उनके लिंक मिलेंगे। लगभग 750 कहानियां पूरे भारतवर्ष से हमने इकट्ठी की हैं और लगभग 350 कहानियां हमारी अभी तक अमृत महोत्सव, जो भारत सरकार की वेबसाइट है amritmahotsav.nic.in, उस पर अपलोड हो चुकी हैं। आप वहां से विस्तृत जानकारी लीजिए, कहानी का फॉर्मेट लीजिए। 200 शब्दों से आरंभ करके 500 शब्दों तक की आप कहानी हमें, स्निपेट्स हमें भेज सकते हैं। आपको करना ये है कि पहले ये जांच कीजिए, जो amritmahotsav.nic.in वेबसाइट है उसके होम पेज पर जाइए, हिस्ट्री कॉर्नर को क्लिक कीजिए। एक टेम्पलेट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी का खुलेगा, उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कीजिए। पहले ये देखिए कि जिस कहानी को आप संकलित कर रहे हैं, जिस कहानी को आप भेज रहे हैं, क्या वो पहले से तो अपलोड नहीं है। अगर वो अपलोड नहीं है तो आप उस पर कार्य आरंभ कीजिए और जितना जल्दी संभव हो सके उस कहानी को CCRT की जो ईमेल है acam-ccrt@gov.in, उस ईमेल पर आप भेजिए। हमारी टीम आपको तुरंत संपर्क करेगी और उस कहानी को ऑथेंटिक बनाकर उसके जो सबूत है, उसके जो एविडेंस है, उनके साथ संस्कृति मंत्रालय को भेजेगी और फिर संस्कृति मंत्रालय की टीम वेटिंग करने के बाद, एडिटिंग करने के बाद उसको फाइनली अपलोड करेगी और वो अपलोड होगा आपके नाम से, आपके संस्थान के नाम से, CCRT के नाम से। तो कहीं ना कहीं जो ये इतिहास दोबारा से लिखा जा रहा है उसमें आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। और एक बहुत पुरानी कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। आपकी कहानी केवल वहाँ डिस्प्ले नहीं होगी आपके नाम के साथ, बल्कि आपको, अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, रीडर हैं, तो आपको 5000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा CCRT संस्कृति मंत्रालय की ओर से। अगर आप अध्यापन से जुड़े हुए हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, अध्यापक हैं, तो आपको 2000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। और यदि आप छात्र हैं, शोधकर्ता हैं, तो आपको 1000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। तो इस सूचना के साथ मैं आपसे इस अमृत रत्न के 6ठे एपिसोड में विदा लेता हूं और अगली बार किसी एक नई शख्सियत, किसी एक नए कंट्रीब्यूटर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। धन्यवाद। नमस्कार।